हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अगेन। आज जो हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन का डिफाइन देखेंगे। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो देखिए, इट इज द प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारा रिएक्शन देखते हैं, जैसे ये बर्निंग ऑफ कैंडल, या हम लोग जो भी भोजन करते हैं, ईटिंग ऑफ फूड। ठीक है, ये सारा जो एग्जांपल है किसमें आता है? एक केमिकल रिएक्शन में आता है। तो अब हम लोग जो कुछ बेसिक टर्म है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, जैसे व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट, ये सब देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन का जो सबसे बेसिक चीज है, इसका कुछ बेसिक टर्म है। बेसिक टर्म जैसे केमिकल रिएक्शन को जैसे हम डिफाइन कर दिए, केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के बाद जो इसको हम लोग समझेंगे जो व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम ए प्लस बी, कोई दो है ए प्लस बी, ए प्लस बी रिएक्शन करके दे रहा है सी। तो देखिए इसमें क्या है, ए प्लस बी जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में है और सी जो है राइट हैंड साइड में है। तो यानी कि ये वाला चीज जो है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। तो यानी कि हम लोग यहाँ से रिएक्टेंट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द केमिकल स्पीसीज which takes part in chemical reaction is known as reactant, and the new substances formed on right hand side is known as प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख रहे हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द केमिकल स्पीसीज व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ए और बी जो है ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो नया सब्सटेंस बना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे देखिए अब हम लोग जो है ये तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझ लिए, जैसे कुछ इसका बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन को और डिटेल में समझने के लिए। तो देखिए जैसे अभी हम थोड़ा देर कुछ दिन पहले बोले थे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड from milk, burning of candle, formation of curd from milk, और सब ये जैसे कुकिंग ऑफ फूड। तो ये सारा का सारा एग्जांपल जो है ये केमिकल रिएक्शन का है। जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क जो था ये रिएक्टेंट था और जो नया सब्सटेंस बना वो क्या बना? कर्ड बना। तो एक क्या बन रहा? नया सब्सटेंस बना,
यानी बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल से जो है कैंडल क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है उस फिर उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, फूड से जो हम लोग को क्या मिलता है, इसको बनाने के बाद भोजन मिलता है, यानी कि एक नया सब्सटेंस होना, यानी कि इस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक एग्जांपल हो गया। एक हम केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं। केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे कि उसमें जो है और डिटेल में हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। ये तो हम लोग डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेकर के देखें। इसी तरह इसमें हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जिससे सबसे अच्छा एग्जांपल है मैग्नीशियम का। एंड मैग्नीशियम इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए इसका हम रिएक्शन लिख रहे हैं। इसका जो एग्जांपल एक हम और ले रहे हैं, when magnesium burns in presence of oxygen, it forms magnesium ऑक्साइड। तो ठीक है, तो सर इसका इक्वेशन लिखिए। देखिए व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि कहने का मीनिंग ये हो गया, जब मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम का जैसे रिबन आता है या वायर आता है, उसको एक सैंपल को ले करके और उसको जो है हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लेंगे, तो वो जो है बर्न करके और क्या दे देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए जैसे इसका हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, दैट इज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंसिंग भी करेंगे आगे हम लोग, जहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे बैलेंसिंग एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, उस समय हम बैलेंसिंग भी देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम केमिकल रिएक्शन को फोकस कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए ये क्या होता है, मैग्नीशियम जो है इस पे जो है कुछ जो है मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोटेड बना हुआ रहता है। ठीक है, कोटिंग ऑफ इस पे जो है कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिस कारण से ये जो है आसानी से एयर के कांटेक्ट में आ तो जाता है, लेकिन इसमें बर्न नहीं करता। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है हम लोग साफ करते हैं। ठीक है, इसको जो हम लोग साफ करते हैं, और जो साफ करने का जो प्रोसेस है इसको जो है हम लोग बोलते हैं क्लीन्ड बाय सैंड पेपर मार्केट में ये उपलब्ध रहता है। तो मैग्नीशियम को जो इस पे कोटिंग रहता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि बेसिक इन नेचर रहता है। ठीक है, और उसको हम लोग सैंड पेपर से क्लीन कर देते हैं। ये जो उसके बाद रीडली मतलब आसानी से जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या दे देता है हम लोग को, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इट कैचेज फायर इजीली, या फिर इट कैचेज फायर इजीली, इट कैचेज फायर इजीली। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग का रहता है कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दो चीज से बना रहता है, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट और एक जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgCO3 प्लस MgOH। ठीक है, तो ये हम लोग एक रियल एग्जांपल लेकर के देख लिया। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कैसे पहचान पाएंगे, ये जो एक्चुअली में एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी रिएक्शन का, जैसे उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, यदि गैस रिलीज हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, चेंज इन कलर, स्टेट, फिजिकल स्टेट, ये सब सारा चेंज होगा तो हम लोग समझ जाएंगे जो ये जो कोई भी सब्सटेंस जो हम लोग को दिया गया रिएक्टेंट वो क्या किया है, एक केमिकल रिएक्शन किया है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हम लोग देखेंगे
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें देखिए सबसे पहला जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, एक से अधिक गैस भी हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, evolution of gases, formation of precipitate, change in color, evolution of gases, formation of precipitate, change in color, change in temperature, change in temperature, चेंज इन स्टेट। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का रिलीज होना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, सॉलिड जो बनता है आउटसाइड द सॉल्यूशन, चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज आएगा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। तो ये सारा जो है कैरेक्टरिस्टिक एनसीईआरटी में उतना डिटेल नहीं दिया, लेकिन हम लोग इसको कम से कम जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट को समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में जो है, इवोल्यूशन ऑफ गैस में जो हम लोग मेनली देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाला में एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में, और इसमें जो हम लोग स्मॉल जिंक ग्रेन्युल्स, जिंक ग्रेन्युल्स मतलब जिंक का जो है छोटा छोटा सा टुकड़ा, पार्टिकल्स ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो हम लोग डाइल्यूट H2SO4, इसमें हम लोग जो है डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं, किसमें, जिंक ग्रेन्युल्स में, और ये जो है यहां से H2 गैस इज रिलीज्ड। इवोल्यूशन गैस हम लोग क्या देखे, जिंक ग्रेन्युल मतलब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा ले लिए और उसमें जो डाइल्यूट H2SO4 को मिला दिया ऊपर से, और फिर देखिए ये जो है यहाँ से ये क्या H2 गैस को रिलीज कर देंगे, रिलीज करेगा। तो फिर हम लोग समझ जाएंगे ये क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट से पहले हम लोग प्रिसिपिटेट टर्म को समझेंगे, जो व्हाट इज प्रिसिपिटेट। तो देखिए प्रिसिपिटेट जो है ये एक सॉलिड है जो कि आफ्टर द केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है इन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, सबसे पहले ये बी वाला पॉइंट पे ध्यान ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो देखिए जैसे प्रिसिपिटेट को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। प्रिसिपिटेट इज सॉलिड प्रोडक्ट, सॉलिड प्रिसिपिटेट, इसको ध्यान में रखना, प्रिसिपिटेट इज सॉलिड प्रोडक्ट which separate out
फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के साथ पहले हम लोग प्रेसिपिटेट को समझ रहे हैं। जो प्रेसिपिटेट है क्या, प्रेसिपिटेट इज सॉलिड प्रोडक्ट, ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन से अलग हो जाता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है ये जो है ये सॉलिड प्रोडक्ट निकल के बाहर आ जाता है। जैसे इसका एग्जांपल जो है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लोग लीड नाइट्रेट के साथ लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो है एक येलो पीपीटी देता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया केमिकल रिएक्शन। अब देखिए अब इसमें केमिकल रिएक्शन में हम लोग सारा चीज पढ़ लिया। अब जो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? देखिए जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़े, केमिकल रिएक्शन का डिफाइन पढ़े, ये जो है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है केमिकल इक्वेशन जो है। इसमें हम लोग फॉर्मूला और सैम्पल का यूज करते हैं। जो भी जैसे अभी हम लोग देखें मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी तरह इसमें क्या होगा तो मैग्नीशियम का हम लोग इसमें फॉर्मूला लिखेंगे Mg प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है वहां हम वर्ड में लिखते थे और इसको हम लोग जो है उसके सैम्पल और फॉर्मूला के टर्म में लिखेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग लिखते हैं इट इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए chemical reaction with the help of formulae and देखिए इट इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड तरीका विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड सैम्पल, मतलब जो भी उसमें फॉर्मूला और सैम्पल जो भी एलिमेंट का सैम्पल है उसको यूज करते हुए जो हम लोग एक केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो उसी को हम लोग बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे ये वाला भी हम लोग देखे थे यहाँ से जिंक को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से करते थे तो वो जो है उसका रिएक्शन अभी हम लोग लिखेंगे, कंप्लीटली लिखेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ लिख दिए जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। देखिए ये हम लोग को जो देता है यहाँ से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये जो है ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला और सैम्पल की मदद से जब लिखेंगे तो इसी को हम लोग बोल देंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे देखिए जिंक का सैम्पल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और फिर जो है देखिए फिर यहाँ से ये क्या बना लेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस, ये गैस का सिंबल है, गैस रिलीज हो रहा है यहाँ से। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, मतलब जो केमिकल रिएक्शन दिया गया है उसका फॉर्मूला और सैंपल को यूज करते हुए जो है एक इक्वेशन लिखेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और देखिए इसमें जो है ये इस साइड क्या हो जाएगा ये रिएक्टेंट और ये वाला प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्टेंट और जो नया सब्सटेंस वाला
उसको प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ जो है ZnSO4 आ गया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका एक केमिकल इक्वेशन का एक जो है हम लोग शॉर्ट टर्म और दे सकते हैं। एक केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड और A chemical equation is a shorthand method for representation of chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग शॉर्ट करके लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखिए अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसको हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद जो है उसको कैसे बैलेंस करते हैं ये भी देखेंगे। तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए सबसे पहले हम बैलेंस्ड इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन जो है एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड। और बैलेंस्ड में जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो है नंबर ऑफ एटम सेम रहना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो इसका हम डिफाइन लिख लेते हैं। द केमिकल इक्वेशन balanced chemical equation, the chemical equation in which number of atoms of different element are same on both sides of reaction। मतलब जो हम रिएक्शन करा रहे हैं LHS और RHS, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो है सेम नंबर ऑफ एटम्स रहना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले लिए थे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का, जिंक प्लस H2SO4, ये हम लोग लेके था ZnSO4 प्लस H2 गैस दे रहा था, H2 गैस दे रहा था। अब देखिए इसको हम लोग चेक करेंगे ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं है। बैलेंस्ड का एग्जांपल ये तो बैलेंस्ड होगा ही, उसके बाद चेक करके हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में जो है रिएक्टेंट और इस तरफ जो है प्रोडक्ट साइड में जिंक इस तरफ एक है, इस तरफ भी जिंक एक है, यहाँ से एक है। और उसके बाद हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन यहाँ से 2 और इस तरफ से हाइड्रोजन यहाँ से भी 2। फिर देखिए सल्फर का यहाँ से 1 और इस तरफ भी जो है सल्फर यहाँ से 1। उसके बाद ऑक्सीजन 4, इस तरफ भी जो है ऑक्सीजन 4। यानी कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जो है जिंक 1, हाइड्रोजन भी 2, सल्फर भी 1 और ऑक्सीजन भी
चार्ट। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी में जो है यहाँ पे हम लोग लगा देंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अलग अलग एटम जो है केमिकल रिएक्शन का वो अलग रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे उसको अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए हम सब लोग को मालूम है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। ठीक है, ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है, ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तुरंत पता चल जाएगा। तो देखिए पहले तो इसका रिएक्शन लिखेंगे H2 प्लस O2, H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ये हम सभी लोग को मालूम है। तो देखिए इस तरफ जो हम लोग रिएक्टेंट के साइड देखेंगे और ये जो हो गया हम लोग का प्रोडक्ट। हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 2, यहीं पे पता चल गया। ऑक्सीजन इस तरफ 2 और इस तरफ जो है ऑक्सीजन 1। ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन दोनों साइड दो है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट साइड 1 है। रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में 1, इसीलिए लिखे हैं डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन। मतलब दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में जो है इसका नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग रहना चाहिए। तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए हम तो आइडेंटिफाई करना जान गए जो कौन सा रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा और कौन सा अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा। तो अब जो इसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू बैलेंस से केमिकल रिएक्शन, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग करने का मतलब हो गया जो भी हमको रिएक्शन दिया रहेगा उसको चेक करेंगे पहले बैलेंस है या फिर नहीं है। बैलेंस है या नहीं कहने का मीनिंग ये हो गया जो दोनों साइड अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो बोल देंगे बैलेंस रिएक्शन है। अगर दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं है तो मतलब अनबैलेंस है, यानी उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस किस तरह से करते हैं वही चीज़ अभी हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए पहले इसका हम थोड़ा सा डिफाइन लिख देते हैं। The process of making different types of element. The process of making of different types of element so the process of making different types of atoms of element, different types of element, different types of atoms of elements same on reactant and
product side. The process of making different types of atoms of elements same on reactant and product side. यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड LHS और RHS में जो है सेम नंबर ऑफ एटम्स को कर देंगे तो हम लोग बोल देंगे इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. ठीक है, एक पॉइंट इसमें हम लोग और जोड़ रहे हैं. we should never change the chemical formula of given compound या molecule during balancing. We should never change the chemical formula of given compound molecule during balancing. मतलब बैलेंसिंग करने के बाद जो भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल दिया है उसका हम लोग को जो फॉर्मूला चेंज नहीं करना है. ठीक है, इस तरह से नहीं बैलेंस करेंगे उसका फॉर्मूला ही चेंज हो जाए. जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो उसका चेंज हो जाएगा तो वो जो है फिर गलत हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे देखिए इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं. अभी जैसा हम लोग देखे थे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता था, वाटर बनाता था. तो वही वाटर को जो है अब हम लोग बैलेंस करेंगे, वाटर जो बना था प्रोडक्ट में. तो देखिए जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग H2 प्लस O2, ये क्या देता है H2. हम लोग को मालूम अभी जस्ट देखे थे ये इक्वेशन क्या अनबैलेंस्ड है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ एक और यहाँ दो है और यहाँ एक है. ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे. देखिए बैलेंसिंग करने का एक नियम है. जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है पहले आप वहाँ पे देखिए. यहाँ ऑक्सीजन 2 एटम है और यहाँ 1 एटम है. इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस है. हाइड्रोजन की तरफ हम लोग को अभी ध्यान नहीं देना है, हमको ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना है. तो देखिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखिए फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, थोड़ा सा स्टेप करके लिख रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे यदि हम जो है 2 दे देते हैं तो दो इस तरफ ऑक्सीजन भी हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 2 दे देने के बाद यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन. लेकिन फिर देखिए ये जो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 हो गया ना. ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पर भी हमको जो ऑक्सीजन 4 पुराना पड़ेगा. ठीक है, नहीं ये कुछ गलत हो गया. तो देखिए इसका जो हम लोग बैलेंसिंग करेंगे H2 प्लस O2 H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1. हाइड्रोजन तो बैलेंस है, यानी कि सबसे पहले हमको किसको बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को. तो H2 प्लस O2 H2O. तो इधर देखिए 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ हम 2 दे दें. ठीक है, तो अब देखिए 2 देने के बाद हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है, यानी कि इसलिए 2 यहाँ भी देना पड़ेगा. ठीक, अब देखिए 2 × 2 4 हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन 2 और यहाँ से ये ऑक्सीजन दे दो. तो ये बैलेंसिंग करने का मेथड होता है. यानी कि हम लोग को बैलेंसिंग के लिए ये चीज़ देखना है, जो बैलेंस है उसको तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. जो बैलेंस नहीं है, यानी कि बैलेंस नहीं है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. या ऐसा भी बोल सकते हैं जहाँ पे मोर नंबर ऑफ एटम्स है, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अब देखिए अब जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये बैलेंसिंग का पार्ट हो गया. और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. देखिए एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसको कि हमको प्रोसीड करने के लिए, आगे ले जाने के लिए हीट या एनर्जी का जरूरत है. मतलब उसमें हीट इन्वॉल्व होगा, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट साइड में, यानी कि जो हीट रिलीज करेगा या फिर एनर्जी रिलीज करेगा, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक मतलब हीट
देना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें जो हीट केमिकल रिएक्शन के बाद रिलीज होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका हम पहले डिफाइन लिख देते हैं, फिर एग्जांपल लेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, the reaction in which heat is released, the reaction in which heat is released, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट या हीट को इंटरचेंजली हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखिए इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन, और इसमें जो है कार्बन जो है ये सॉलिड स्टेट ले लेते हैं और इसको ऑक्सीजन से, कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन से, तो देखिए ये क्या देता है हम लोग को, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 और प्लस हीट भी इवॉल्व करता है, हीट इवॉल्व हो रहा है, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, उसी तरह से जैसे मीथेन, जिसको कि हम लोग नेचुरल गैस बोलते हैं, मीथेन, और मीथेन को भी जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ले जाते हैं तो ये भी हीट रिलीज करता है, मीथेन भी जो है ये भी हीट रिलीज करता है, और ये जो है मीथेन को जब ऑक्सीजन से ले जाते हैं तो ये CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी या हीट जो भी बोले दोनों इंटरचेंजली हो जाता है, यानी कि मीथेन गैस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ले गए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट एनर्जी। इसी तरह से जैसे हम लोग ग्लूकोज, जैसे हम लोग शरीर में जो है ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस ये प्रोसेस भी जो है कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर देखिए, फिर इसमें जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद हम लोग देख रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडो मतलब इनसाइड, मतलब इसमें हीट रिएक्शन कराने के लिए हमको जो है हीट देना पड़ेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को देने के लिए हमको करने के लिए हीट देना पड़ेगा। तो जैसे इसका हम लोग डिफाइन लिख लिए, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, द रिएक्शन इन विच heat is the reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction। देखिए, जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ए सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस, ब्रेक डाउन है, टूटना, जितना भी कोई भी सब्सटेंस टूटता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, KClO3, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारा जो है हीट के प्रेजेंस में होता है, यानी कि इसमें हीट हमको देना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसका हम देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे N2 गैस प्लस O2 गैस, N2 गैस प्लस O2 गैस, ये हम लोग को दे देता है NO2, N2 गैस प्लस O2 गैस जो है, NO2 नहीं, ये जो है हम लोग को दे देता है NO। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बैलेंसिंग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म हम लिख देंगे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, all decomposition reactions are एक endothermic reaction।
और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन टूटने का प्रोसेस जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसका देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ये होता है हीट का सैंपल, डेल्टा बोलते हैं इसको, और ये होता है हीट का सैंपल। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये CaO सॉलिड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस दे देता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जब ये डेल्टा साइन हीट का सिंबल है तो ये ब्रेक डाउन टूट के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसी तरह का होता है पोटेशियम क्लोराइड, और उसमें हीट देते हैं MnO2 एज ए कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करता है, उसी को हम लोग कैटेलिस्ट बोलते हैं। पोटेशियम क्लोराइड KClO3 को जब हीट करते हैं तो KClO प्लस ऑक्सीजन गैस देता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज टॉपिक। केमिकल रिएक्शन पढ़े, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़े, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़े, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शन पढ़े। ये अब हम लोग का पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि हम लोग बताएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।